नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रा क्लासेज में। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि राजस्थान का एकीकरण का अध्ययन करेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं कहूँ राजस्थान की छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर आरएस लेवल तक के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह टॉपिक आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी दोनों का ही फेवरेट टॉपिक है, जिससे राजस्थान के सभी एग्जामों में एक प्रश्न पूछना तो 100% तय है। बाकी किसी एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम राजस्थान एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, एकीकरण का मतलब है एक करना। एकीकरण के समय हमारा भारत कई रियासतों में बटा हुआ था, तो जिसको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए रियासतों को एक करना ही एकीकरण कहलाया था। एकीकरण का श्रेय, दोस्तों, एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको जाता है? सरदार पटेल। सरदार पटेल, सरदार पटेल के उपनाम, इन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं। भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। भारत का बिस्मार्क। इन्हें सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि, एग्जामिनर पूछ सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली एक स्थान है जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य के बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो बारदोली गुजरात की महिलाओं ने। दोस्तों, जब सरदार पटेल जी ने पूरे भारत को एक करने का काम किया है, इसलिए सरदार पटेल के जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार पटेल के जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सरदार पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में, और इसी 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। एकता दिवस। सरदार पटेल की प्रतिमा, सरदार पटेल की प्रतिमा, इनकी प्रतिमा का नाम है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी, जो कि कहां स्थित है? केवड़िया, केवड़िया गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है केवड़िया? गुजरात में। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसका नाम है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है। अगर एग्जामिनर पूछे इसकी लंबाई, तो दोस्तों ध्यान रहे इसकी लंबाई 182 मीटर है। 182 मीटर। ये तो हो गई हमारे सरदार पटेल की बात। अब दोस्तों, एकीकरण के समय ब्रिटेन सरकार ने स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम धारा 8 के तहत भारत की रियासतों को स्वतंत्र कर दिया और कह दिया कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहे तो भारत में मिल सकती है, और चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। तो एकीकरण के समय
एकीकरण के समय, एकीकरण के समय इंग्लैंड के पीएम, तो एकीकरण के समय इंग्लैंड के पीएम थे क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, जो कि मजदूर दल पार्टी से थे। किस पार्टी से थे? मजदूर दल पार्टी से। दोस्तों जब एकीकरण के समय इंग्लैंड के पीएम क्लीमेंट एटली थे, तो एकीकरण के समय भारत के वायसराय, एकीकरण के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। एकीकरण के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत रियासतों को स्वतंत्र कर दिया था। रियासतों को स्वतंत्र कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने कहा वो चाहे तो भारत में मिल सकती है, चाहे तो ये रियासत पाकिस्तान में मिल सकती है, और चाहे तो ये रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है, चाहे तो स्वतंत्र रख सकती है। अब दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने तो कह दिया ये रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है, लेकिन जिनका जन्म दिवस हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, उनके माइंड में ये चीज हो गई कि अगर ऐसा हुआ तो भारत एक नहीं होगा, और उन्हें भारत को एक करना था। तो उन्होंने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने रियासतों के एकीकरण के लिए एक विभाग की स्थापना कर दी थी। रियासतों के एकीकरण के लिए एक विभाग की स्थापना कर दी थी, और उस विभाग का नाम है रियासती विभाग। क्या नाम है दोस्तों? रियासती विभाग। रियासती विभाग। अब दोस्तों रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई, ध्यान रहे दोस्तों, इंपॉर्टेंट तथ्य है, 5 जुलाई 1947। अब दोस्तों जब रियासती विभाग की स्थापना हो गई तो इसका अध्यक्ष बनाया था, तो इसका अध्यक्ष कौन बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। तो दोस्तों अध्यक्ष बना दिया। अब इसका सचिव, तो रियासती विभाग का सचिव कौन है? बीपी मेनन। इसका हेडक्वार्टर, क्या हेडक्वार्टर मैं कहूं मुख्यालय कहां है? दिल्ली में। और दोस्तों रियासती विभाग की स्थापना कर दी थी, तो रियासती विभाग ने कुछ शर्तें रखी थी अपनी। तो रियासती विभाग की शर्तें कौन कौन सी थी? तो वही रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, या फिर इसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। तो इसकी 2 शर्तें हुआ करती थी दोस्तों। पहली शर्त तो ये थी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख से अधिक, और दूसरी थी वार्षिक आय ये होनी चाहिए थी 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक। दोस्तों रियासती विभाग ने कहा
कि वही रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो या फिर वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। अब दोस्तों रियासती विभाग की इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में ओनली 4 रियासतें थी। तो राजस्थान से पहले हमें भारत के बारे में भी कुछ जानकारी होना जरूरी है। एकीकरण के समय भारत में कुल रियासत, तो एकीकरण के समय भारत में कुल रियासत, तो एकीकरण के समय भारत में कुल कितनी रियासतें हुआ करती थी? 565 रियासतें। कितनी रियासतें हुआ करती थी? 565। अब दोस्तों 565 में से 562 ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 3 रियासतों ने हस्ताक्षर नहीं किए। अब दोस्तों ये जो 3 रियासत थी ये थी हैदराबाद, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। हैदराबाद जिसे निजामों का शहर कहा जाता है, हैदराबाद जो कि मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों ये जो 3 रियासतें थी उनमें एक तो थी हैदराबाद, दूसरी रियासत थी जूनागढ़। दोस्तों ये जूनागढ़ बीकानेर वाला जूनागढ़ नहीं है, यह है गुजरात राज्य का जूनागढ़। और तीसरी थी कश्मीर रियासत। अब दोस्तों इन तीनों रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए तो सरदार पटेल जी का माइंड अपसेट हो गया। अब उन्हें तो क्या है कि पूरे भारत को एक करना था, तो उन्होंने हैदराबाद को तो कर लिया ऑपरेशन पोलो के तहत, यानी कि दादागिरी से कर लिया कुल मिलाकर ये है। और जूनागढ़ को उन्होंने जनमत के आधार पर, यानी कि जनता किधर जाना चाहती है तो जनता भारत में मिलना चाहती थी, इसलिए जूनागढ़ को जनमत के आधार पर शामिल कर लिया था, जनमत के आधार पर। और कश्मीर को तो वहां का राजा हरि सिंह था, जो हरि सिंह यह चाहता था कि कश्मीर भारत में मिले, तो कश्मीर को वहां के राजा हरि सिंह के प्रयासों से शामिल कर दिया था। हरि सिंह के प्रयासों से शामिल कर लिया, हरि सिंह के प्रयासों से शामिल कर लिया। अब दोस्तों ये तो हुई हमारी मोटी मोटी जानकारी। जो 3 रियासतें उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, कश्मीर को तो वहां के राजा हरि सिंह के प्रयासों से कर लिया था। अब जूनागढ़ का राजा पूछे तो महावत खां थर्ड था। एकीकरण के समय जूनागढ़ का राजा कौन था? महावत खां थर्ड। उसी प्रकार हैदराबाद का राजा था निजाम उल मलुक। हैदराबाद का राजा था निजाम उल मलुक। अब दोस्तों पूछे भाई भारत के संदर्भ में हम एकीकरण पढ़ रहे हैं, तो एकीकरण के समय भारत की सबसे बड़ी रियासत, एकीकरण के समय भारत की सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी, तो एकीकरण के समय भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। कौन सी रियासत थी? हैदराबाद। और सबसे छोटी थी, सबसे छोटी रियासत थी बिलावरी, एमपी। बिलावरी
एमपी। एकीकरण के समय भारत में 2 मुस्लिम रियासत थी, 2 मुस्लिम रियासत। ये 2 मुस्लिम रियासत कौन कौन सी थी? एक तो थी हमारा टोंक राजस्थान और दूसरी थी पालनपुर गुजरात। तो कौन सी थी? एक तो हो गई टोंक और दूसरी पालनपुर गुजरात, पालनपुर गुजरात। ये तो हो गई मोटे मोटे तौर पर भारत के संदर्भ में जानकारी। आइए दोस्तों, अब हम राजस्थान के संदर्भ में एकीकरण पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलो, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब जो पढ़ाऊंगा उससे प्रश्न पूछने की प्रबल संभावनाएं है। अब दोस्तों, राजस्थान के संदर्भ में हम एकीकरण पढ़ेंगे। तो राजस्थान के संदर्भ में हम एकीकरण पढ़ेंगे तो हमारा पहला ही क्वेश्चन बन जाता है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में, 7 चरणों में। अब पूछ ले इसमें समय कितना लगा था? तो इसमें समय लगा था 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन। दोस्तों, एकीकरण में समय लगा था 8 वर्ष, 7 माह 14 दिन। अगर आपसे पूछ ले एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 18 मार्च 1948। एकीकरण का समापन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। ये तो शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 में और ये समापन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। दोस्तों, एकीकरण के समय राजस्थान में, एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 19 रियासत। एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासत थी और 3 ठिकाने थे। ठिकाने कितने थे? 3। और एक था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। दोस्तों, 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, मेरवाड़ा। 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अजमेर। और दोस्तों, 3 ठिकाने थे हमारे, जिनकी ट्रिक है नकुल। नकुल, 3 ठिकानों की ट्रिक है नकुल। न से नीमराणा, कु से कुशलगढ़ और ले से लावा। तो लिखो दोस्तों 3 ठिकानों के नाम। न से नीमराणा, तो पहला ठिकाना कौन सा था? नीमराणा। नीमराणा जो कि अलवर में पड़ता है। कौन सी रियासत में? अलवर में। अब नीमराणा का ठिकानादार कौन था? अगर पूछे नीमराणा ठिकाने का ठिकानेदार कौन था, तो राजेंद्र सिंह था। कौन था? राजेंद्र सिंह। दूसरा है हमारा कुशलगढ़। दूसरा ठिकाना कौन सा है? कुशलगढ़। अब पूछे कुशलगढ़ कौन सी रियासत में, तो कुशलगढ़ है हमारा बांसवाड़ा रियासत में। कौन सी रियासत में? बांसवाड़ा रियासत में। और फिर है हमारा लावा, ये लावा है टोंक रियासत में। कौन सी रियासत में है लावा? टोंक रियासत में। कौन ठिकानादार कौन है? हरेंद्र सिंह। और लावा का ठिकानादार होगा प्रदीप सिंह। कौन है? प्रदीप सिंह। दोस्तों, ये तो हो गई ठिकानों के बारे में बात। अब बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश अजमेर के बारे में बात।
एकीकरण के समय दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था और ये सी श्रेणी का राज्य था, सी श्रेणी का राज्य। अजमेर मेरवाड़ा जिसकी खुद की एक विधानसभा हुआ करती थी, अजमेर मेरवाड़ा की खुद की एक विधानसभा हुआ करती थी और उस विधानसभा का नाम है धारासभा। उस विधानसभा को क्या कहा जाता है? धारासभा। इस विधानसभा को धारासभा कहा जाता है जिसकी कुल 30 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 30 सीटें। अगर पूछे अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र मुख्यमंत्री, तो अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र मुख्यमंत्री था मुख्यमंत्री हरिभाऊ, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय का उपनाम, उपनाम, इनका उपनाम है द साहब, द साहब। इनका वास्तविक नाम, हरिभाऊ उपाध्याय का वास्तविक नाम है बद्रीनाथ। वास्तविक नाम क्या है? बद्रीनाथ। वास्तविक नाम हरिभाऊ उपाध्याय का वास्तविक नाम है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। इन्होंने त्याग भूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, त्याग भूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इन्होंने अजमेर में एक स्थान पड़ता है हटुंडी, हटुंडी कहां पड़ता है? अजमेर में। हटुंडी सेवा सदन की स्थापना की थी, हटुंडी सेवा सदन की स्थापना की थी जो कि महिलाओं के लिए की थी, महिलाओं के लिए। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारे केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के बारे में बात। आइए अब हम बात करते हैं हमारी 19 रियासतों के बारे में बात। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रत्येक लाइन, इसलिए सभी को प्रत्येक लाइन का स्मरण होना अनिवार्य है। आप सीरियसली होकर पढ़ोगे तो मैं 100% दावा कर सकता हूं इस टॉपिक से, मैं जो पढ़ा रहा हूं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब दोस्तों रियासती विभाग, रियासती विभाग, रियासती विभाग की जो शर्तें थी उन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में मात्र 4 रियासतें हुआ करती थी। कौन सी रियासतें हुआ करती थी? 4। रियासती विभाग की शर्तों को पूरा करने वाली रियासत, पूरा करने वाली रियासत, रियासती विभाग की शर्तों को पूरा करने वाली रियासत ओनली 4 रियासत हुआ करती थी। कितनी रियासत हुआ करती थी? 4। अब मेरे साथ बोलो, ट्रिक याद करवाता हूं। 4 बी का 3 बार पुर, बी का 3 बार पुर, बोलो बी का 3 बार पुर, बी का 3 बार पुर। बीका से बीकानेर, बीका से बीकानेर। 3 बार पुर। जयपुर, जयपुर। जोधपुर, जोधपुर। और तीसरा उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर, उदयपुर। दोस्तों रियासती विभाग ने 2 प्रकार के विलय पत्र जारी किए थे। कितने प्रकार के जारी किए थे? 2 प्रकार के विलय पत्र जारी किए थे। एक तो किया था शर्त वाला और एक किया था बिना शर्त वाला। तो बिना शर्त वाला था इंस्ट्रूमेंट। कौन सा मेंट?
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दूसरा क्या था इसने, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। ये जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट है दोस्तों, ये वह विलय पत्र है जिसमें ये 4 रियासतें हस्ताक्षर कर सकती थी, क्योंकि इनकी कुछ शर्तें होगी और उन शर्तों को रियासती विभाग को मानना पड़ेगा। तो वो शर्तों वाला विलय पत्र है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। एक बार एग्जाम में पूछ भी लिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में, और स्टैंड स्टील एग्रीमेंट भी आ सकता है। तो ध्यान रखो दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड की निगाह इन 2 विलय पत्रों पर टिकी हुई है। ये पूछ लिया गया है, ये भी पूछ सकता है। अब दोस्तों, हमें एकीकरण पढ़ने से पहले थोड़ी सी हमारी रियासतों के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। अब दोस्तों, एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत, जिसमें ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे जिन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता था, हिंदू पथ कहा जाता था, हिंदू सुल्तान कहा जाता था। तो मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत है, जो कि लगभग 1350 साल वर्ष पुरानी रियासत है। 1350 वर्ष पुरानी रियासत है, जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। अब सबसे प्राचीन पढ़ ली तो सबसे नवीन भी पढ़नी पड़ेगी। अब भाई, सबसे नवीन रियासत है हमारी झालावाड़। कौन सी रियासत है? झालावाड़। झालावाड़ बसाई थी 1838 में। कब बसाई थी? 1838 ईस्वी में, झाला मदन सिंह के समय। झाला मदन सिंह के समय अंग्रेजों ने बसाई थी। किसने बसाई थी? अंग्रेजों ने। दोस्तों, अगर पूछे अंग्रेजों के द्वारा कौन सा शहर बसाया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा बसाया शहर, कौन सा शहर बसाया अंग्रेजों ने? ब्यावर। कौन सा शहर? ब्यावर, जो कि अंग्रेजों ने बसाया था। अब दोस्तों, सबसे प्राचीन पढ़ ली, सबसे नवीन पढ़ ली, तो सबसे बड़ी भी पढ़नी पड़ेगी। सबसे बड़ी किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़ रियासत। कौन सी रियासत? मारवाड़, जो कि जिसको हम जोधपुर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जोधपुर। अब दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पढ़ ली, तो सबसे छोटी भी ध्यान होना चाहिए। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहपुरा। कौन सा पुरा? शाहपुरा। अब दोस्तों, जब क्षेत्रफल की दृष्टि से पढ़ ली, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी पढ़ना जरूरी है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से हमारी सबसे बड़ी रियासत है जयपुर रियासत। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत। अब सबसे बड़ी पढ़ ली तो सबसे छोटी भी पढ़नी पड़ेगी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है हमारी कौन सी रियासत है? वही जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, वो ही हमारी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी है, शाहपुरा। जिसमें लगभग 16,000 जनसंख्या थी। कितनी थी? 16,000 जनसंख्या। तो दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर आज हमने राजस्थान के एकीकरण के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियां हासिल की है। कल हम शुरुआत करेंगे, हमारा प्रथम चरण पढ़ेंगे राजस्थान का। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा, और मैं यह आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, अगर आप मेरे पढ़ाए हुए में से पढ़ोगे तो मैं यह दावा कर सकता हूं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।